नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में सिख दंगा मामले पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने आज पूरे पंजाब में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किए। नवंबर 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों में नवांशहर, लुधियाना और अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल ने जमकर कांग्रेस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। 84 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने के खिलाफ अकाली दल ने पूरे पंजाब में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। अकाली दल ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अमृतसर, लुधियाना, नवांशहर, फाजिल्का सहित प्रमुख शहरों में रोष मार्च निकाला। इस दौरान अकाली कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर दंगों के आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को बचाने का आरोप लगाया। रोष व्यक्त करते हुए अकाली कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर कांग्रेसी नेताओं के पुतले भी फूंके। सिखों का कतलेआम होया, पंजाब की बर्बादी हुई, पर अज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों कोई गल होंदी है, कोई फर्स्ट स्टैंड नहीं ले रहा पंजाब बारे। वो अज भी सज्जन कुमार की और जगदीश टाइटलर की गल करता है। कांग्रेस पार्टी के दूजियां होर पार्टियां उन्हां दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं क्लीन चिट्टां दे रहे ने, पर साडे सिख जिहड़े हिरदे ने उन्हां नूं बलूंदर रहे ने। ते असीं सरकार कोलों मंग कर रहे हैं, केंद्र सरकार कोलों, कि साडे जिहड़े कातल ने उन्हां नूं सजा दित्ती जावे। पंजाब कांग्रेस ने अकाली दल पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए और राज्य में अकाली बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सीएम प्रकाश सिंह बादल सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा क्यों नहीं दिला पाए। जब पुतले जलाने का काम पंजाब के अंदर किया जा रहा है तो उसका एकमात्र लक्ष्य कुर्सी पे बने रहने का है। अगर गंभीर होती है अकाली पार्टी तो वाजपेयी साहब के समय या आज 2.5 साल जब मोदी साहब की सरकार बने हो चुका है तो इस मसले को गंभीरता से लेके जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा सकते थे। When did Mr. Tytler's name come up? When Mr. Tytler was fighting against Mr. Madan Lal Khurana in the parliamentary election 6 months after this event. Udo ਇਹਦਾ ਨਾਮ Madan Lal Khurana ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Now investigations are going on by the court. You find Mr. Tytler guilty or not guilty is the job of the judge. I can only tell you कि पहले 4 दिन जब मैं कैंपा च गया सी, मैं टाइटलर का नाम नहीं सुनिया और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट हर्ड। अकाली दल का आरोप है कि 32 साल बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। 10 नवंबर को आयोजित होने वाले सरबत खालसा का मुद्दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने सरबत खालसा आयोजित कराने की इजाजत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सरबत खालसा का मुद्दा आजकल सुर्खियों बना हुआ है और यही मुद्दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी आ गया है। जी हां, सिमरनजीत सिंह मान जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान हैं, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है जिसमें यही मांग की गई है कि सरकार जो है नवंबर 10 को जो सरबत खालसा होने वाला है तलवंडी साबो में, बठिंडा में, उसको करवाने की इजाजत जो है वो नहीं दे रही है। और इसी कारण अब सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डालकर मांग की गई है कि सरबत खालसा को 10 नवंबर को तलवंडी साबो में करवाने की इजाजत जो है वो हाई कोर्ट दे, इजाजत दी जाए ताकि सरबत खालसा जो है 10 नवंबर को करवाया जाए। पिटीशन पाई है जी सिमरनजीत सिंह मान ने, प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, और असी पिटीशन पाई है कि जी गवर्नमेंट हैगी है उन्होंने सानू अज तक परमिशन नहीं दी टू यूज़ द लैंड इन तलवंडी साबो जिथे असी है सरबत खालसा करना चाहते हैं। जद कि साढ़े कोल जमीन भी हैगी है 35 एकड़ उत्थे असी ले ली हैगी है टू होल्ड दिस सरबत खालसा। और असी 24 सितंबर तो अप्लाई किया है गवर्नमेंट नूं कि सानू परमिशन दी जाए, उसके बावजूद अज तक कोई सानू चिट्ठी नहीं आई। और साथ ही साथ जो है अब फिलहाल इस मामले की सुनवाई 2 या 3 दिन तक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होगी और यही देखना रहेगा कि सरबत खालसा फिलहाल अब होगा इस बार या नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई परमिशन जो है वो जारी नहीं की गई है। लेकिन अब मांग यही है कि हाई कोर्ट इसको करवाने की जो है परमिशन दे। और याचिका में ये भी कहा गया है कि पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी कारण सरकार
सरबत खालसा को होने से टाल रही है। लेकिन अब यही देखना रहेगा कि हाईकोर्ट इस मामले के ऊपर अपना क्या कुछ रुख इख्तियार करेगा। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व सैनिक की मौत पर सियासत पंजाब में भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को लताड़ा तो वहीं मृतक परिवार के साथ संवेदना भी प्रकट की। राहुल गांधी को मिलने से रोकने और पूर्व सैनिक की खुदकुशी को लेकर पंजाब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रामकिशन गरेवाल के खुदकुशी करने और राहुल गांधी को हिरासत में लेने के मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि पार्टी पूरे सूबे में धरना प्रदर्शन करेगी। On this issue of this ill treatment of that Subedar Garewal's family and on the case of the arrest of our detaining of our vice president in the whole of Punjab, in the entire districts, we are going to have dharnas, which will be, people will appraise people of what is going on there, and we, the senior leadership of the Congress party, will take time with the governor and we will submit a memorandum to him. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर देश के रक्षा मंत्री को भी निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर को किसानों से जुड़े मसलों की समझ नहीं है और उन्हें रक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए। Incompetent. I have told Prime Minister remove him. He can't handle anything. He doesn't understand the ethos of the services. ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ करे. You have got people. Put somebody there who can understand. बुधवार को रामकिशन गरेवाल के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। इस बीच पंजाब कांग्रेस को सरकार को घेरने का मुद्दा तो मिल ही गया है। पंजाब कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी को पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने से रोकने के लिए मना करने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। चंडीगढ़ से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर हो रही राजनीति की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक खुदकुशी नहीं कर सकता। उधर इस मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले में कांग्रेस ने सरकार से माफी मांगने को कहा है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि शहीद देश की सीमा पर लड़ते हुए शहादत देते हैं। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व फौजी रामकिशन गरेवाल की खुदकुशी के बाद हरियाणा कांग्रेस ने भी बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार को रामकिशन के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सरकार की तरफ से 11 लाख की आर्थिक सहायता के ऐलान पर भी खरी खरी सुनाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों दलों को पूर्व सैनिक की मौत पर सियासत करने से बाज आने की नसीहत दी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, न केवल सूबेदार रामकिशन गरेवाल से, परंतु देश की सेना के सब अधिकारियों और सैनिक। 10 लाख की छोटी सी राशि देने से क्या सूबेदार रामकिशन गरेवाल लौट आएंगे? पूर्व सैनिक की इस प्रकार आत्महत्या के बाद उसकी लाश के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय चाहे वो कांग्रेस के लोगों ने की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने की है, ये निंदनीय है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक मौजूदा एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू नहीं किया, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई है। जबकि सीएम मनोहर लाल का कहना है कि पूर्व सैनिक खुदकुशी नहीं कर सकता, इसलिए घटनाक्रम की पूरी जांच होनी चाहिए। आत्महत्या का एक प्रमाण सारा मिल चुका है और उसने कहा भी है कि मैंने गोली खाई है, सल्फात की गोली खाई है। और शहीद जो होता है वो बॉर्डर के ऊपर से लड़ते हुए जो होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। पूर्व सैनिक की एक प्रकार से उन्हें आत्महत्या की है, ये अच्छा काम नहीं है। ये कारण सोचने का है और कि इसका कारण जो है यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन बहुत लंबी मांग के बाद, संघर्ष के बाद वो मंजूर हुई थी और एनडीए सरकार के सारे घटकों ने भी वायदा किया था मैनिफेस्टो में। लेकिन सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार अपने वायदे से मुकर गई और वन रैंक वन पेंशन जो है
उसको डिल्यूट कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक पूर्व सैनिक खुदकुशी नहीं कर सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। नवीन शर्मा के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, भिवानी। उधर पूर्व फौजी रामकृष्ण ग्रेवाल का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ओआरओपी की मांग को लेकर आत्महत्या करने वाले रामकिशन ग्रेवाल का परिवार दर्द में डूबा हुआ है। आज उनके पैतृक गांव बामला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां पर मौजूद थे। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा और कांग्रेस के कई नेता यहां पर पहुंचे। ओआरओपी को सही मायनों में लागू करने की मांग को लेकर खुदकुशी करने वाले भिवानी के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित कई सियासतदान शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने भिवानी के बामला गांव पहुंचे। रामकिशन ग्रेवाल के बेटे का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और शाम को उनकी गैर मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम करवाकर शव को भिजवा दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने रामकिशन ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देने के साथ 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ प्रदर्शन करते हुए हमें लात घुसे मारे और हमें थाने में ले गई। पोस्टमार्टम बोले कि हम सुबह चलेंगे 4 बजे और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। पोस्टमार्टम मैंने शाम को ही कर दिया 9-10 बजे और उसके तुरंत और वहाँ से रवानगी कर दी। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक रामकिशन फौजी ने देश के लिए बलिदान दिया है और उनके आंदोलन को वो मिलकर आगे बढ़ाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो सरकार से सैनिकों का हक छीन कर लेंगे, जबकि रक्षा मंत्री का कहना है कि सिर्फ 1 लाख लोगों को ओआरओपी का लाभ मिलना बाकी है, जो कि टेक्निकल ग्राउंड पर अटका हुआ है। पूरा देश सैनिकों के लिए लड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन सरकार से अब छीन के लेंगे सैनिकों के लिए सब लोग मिलकर। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं जी। हम सैनिकों को हक दिलाने की राजनीति कर रहे हैं। मोदी सैनिकों के हक छीनने की राजनीति कर रहा है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। सियासत की बात की जाए, दिल्ली से लेकर भिवानी के बामला गांव तक ये सियासी घटनाक्रम भी जारी है, सियासी हलचल भी जारी है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार दर्द में डूबा हुआ है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, भिवानी। दिल्ली में पूर्व फौजी सुसाइड के मामले में राहुल गांधी के समर्थन में आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन जो यमुनानगर में हुआ वे सबसे हटकर था। यमुनानगर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान अपनी ही फजीहत करवा दी। दिल्ली में पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मसले पर सियासत क्या शुरू हुई। पंजाब हरियाणा में भी कांग्रेस ने इसे हवा देना शुरू कर दिया। इस बीच यमुनानगर में कांग्रेसी कार्यकर्ता भीड़ जुटाने के लिए इतने उत्साहित हो गए कि भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों को पार्टी के धरना स्थल पर ले आए। यहाँ कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन उनके पीछे से मोदी हाय हाय की जगह सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे सुनाई देने लगे। जो मीडिया वालों ने इन महिलाओं से पूछा कि वो धरने में क्यों शामिल हुई हैं, तो उनका कहना था कि वो सोनिया गांधी का भाषण सुनने आई हैं और पैसा नहीं तो खाना तो मिल ही जाएगा। यहाँ किस लिए बैठे हो आप लोग? हम लोग भाषण सुनने बैठे। किसका भाषण? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी आनी कब आएगी? कितने रुपए देने का आश्वासन दिया आपको? तो पैसे कितने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो खाए खाने के मिलेंगे, गाड़ी घोड़ा को अच्छा मिलेंगे ना। यहाँ क्या मिलेगा आपको? अभी क्या देंगे? नहीं मिलेगा तो ऐसा बैठे हैं। दरअसल कांग्रेसी नेता गरीब महिलाओं को कंबल और रोटी देने के लालच में भीड़ बढ़ाने की खातिर लेकर आए थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। यमुनानगर से बीना रानी के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया।
पंचकुला में हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित सम्मेलन में पूर्व विधायक और सांसद सम्मानित हुए हैं। इस दौरान इनेलो और कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दे उठाए, लेकिन बाद में सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। हरियाणा के स्वर्ण जयंती विधानसभा समारोह में विपक्षी दलों ने शिरकत करने के कुछ देर बाद ही सम्मेलन से बहिष्कार भी कर दिया। पंचकुला में सरकार की तरफ से हरियाणा के गठन की गोल्डन जुबली के मद्देनजर विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इनेलो और कांग्रेस के विधायक पहुंचे जरूर, लेकिन दोनों दलों ने बाद में समारोह से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने से पहले इनेलो नेता अभय चौटाला ने गुरुग्राम में मनाए गए स्वर्ण जयंती समारोह पर खर्च राशि को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही इस मौके पर 50 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान नहीं करने पर भी आपत्ति दर्ज की। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी का हवाला दिया। कांग्रेस के मुताबिक पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार होने से पहले इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए था। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने की बजाय प्रदेश के लोगों का 17 करोड़ रुपए गाड़ी दूध बेचने की कमाई है, उसको इस तरह से बर्बाद करने के बजाय उन्हें खर्च करने का काम करें। अगर आपका यही निर्णय और फैसला है तो मैं आपके आज के समारोह में जिसमें आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं और मेरी पार्टी के सारे सदस्य आज इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जिस सैनिक को देश के लिए कुर्बानी सरहद पर देनी चाहिए थी, वो मजबूर होकर अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ता हुआ देश की सड़कों पर शहीद हुआ है। ऐसे में जब तक उसकी क्रीमेशन ना हो जाए, कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का माकूल जवाब दिया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम पर महज 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 1700 करोड़ का बजट साल भर में शुरू की जाने वाली 50 योजनाओं पर खर्च होगा। गुरुग्राम के इतने बड़े कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 7 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, 7 करोड़ रुपए, और इनका 1700 करोड़ रुपए का खर्चा, 1700 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और योजनाएं बढ़ने वाली हैं। बात कही गई 50 बड़ी घोषणाओं की। मित्रों, ये घोषणाएं वर्ष भर के काम करने की घोषणाएं हैं, एक दिन की घोषणाएं नहीं। विपक्ष ने बेशक बहिष्कार कर दिया, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर सरकार की स्थिति साफ करने की पूरी कोशिश की। पंचकुला से कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। स्वर्ण जयंती समारोह में विपक्षी पार्टी इनेलो ने एसवाईएल का मुद्दा उछाला तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के मुताबिक एसवाईएल पर हरियाणा को चाहिए कि वो पंजाब को कड़ी टक्कर दे। पंचकुला में हुए विधानसभा के सम्मेलन में इनेलो और कांग्रेस ने एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में विपक्ष ने एसवाईएल का मुद्दा उछाला। इनेलो ने इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अभय चौटाला ने सूबा सरकार पर पंजाब के स्टैंड पर माकूल जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार को किसानों के हित में कदम आगे बढ़ाना चाहिए और पंजाब को कड़ी टक्कर देनी चाहिए। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज 3 दिन हो गए पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान आने के बाद हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से एक शब्द उसमें ये लिखा गया कि एसवाईएल का पानी हम लेकर के रहेंगे। विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री खट्टर ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है और कोर्ट के फैसले को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता और पंजाब को उसे स्वीकार करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला सुरक्षित है। जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। कोई प्रदेश कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे न मानने का कोई विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के न मानने की बात कह करके अपने आप को संकट में कोई नहीं डालेगा, चाहे पंजाब हो चाहे कोई और प्रदेश हो। उधर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा, लेकिन प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला।
हिमाचल प्रदेश को कुछ दिन पहले ही खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है, जिसके बाद से ये सूबा देश का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है। लेकिन ये घोषणा कितनी सच है, इस पर डलहौजी से सामने आए कुछ आंकड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पर्यटन के लिए मशहूर डलहौजी के ग्रामीण इलाकों में 40% के करीब घर ऐसे हैं जहां शौचालय बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य, क्या ये महज एक कागजी दावा है? ये सवाल डलहौजी से सामने आए आंकड़ों को देखकर उठता है, जहां ग्रामीण इलाकों में अभी भी 40% घरों में से 20% में तो शौचालय ही नहीं है। वहीं बाकी 20% में काम अधूरा पड़ा है। जिले को 20 अक्टूबर को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। ये आंकड़े अब सरकार और प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डलहौजी के लोगों का कहना है कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के लिए ये रिपोर्ट जल्दबाजी में डीसी को सौंपी गई है, जबकि सूबा असल मायनों में खुले में शौच मुक्त तब होगा जब हर घर में शौचालय तैयार होगा। तो जो डलहौजी का जो पहाड़ी एरिया है उनमें अभी भी जो है 60% जो है वो शौचालय बने हैं और 40% जो है 100 में से वो अभी लोगों के पास शौचालय नहीं है। वहीं डलहौजी के एसडीएम गौरव चौधरी का कहना है कि उपमंडल में शौचालय तैयार हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट डीसी को भेज दी गई है। साथ ही जहां शौचालय तैयार नहीं हुए हैं, ग्राम पंचायत के जरिए बनवा दिए जाएंगे। जो हमारा उपमंडल है, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभियान चलाया था उसमें जो शौचालयों का निर्माण हो चुका है और उसकी रिपोर्ट जो है वो डीसी साहब को भेज दी गई है। और कुछ जो थोड़े बहुत अधूरे हैं उनका जो काम है वो हम बेसिकली बन तो चुके हैं वो, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन स्टेज में है तो उसको हम कंप्लीट करवाएंगे कंसर्न प्रधान के साथ टाइप करके। डलहौजी से सामने आए आंकड़े सूबे को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित करने के ऐलान की पोल खोलने के लिए काफी है। डलहौजी से मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया। हिमाचल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। हिमाचल के शिमला जिले में शादी में शामिल होने जा रहे लोगों के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया है। शिमला के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इन तीनों को शिमला रेफर कर दिया गया है। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब टेम्पो अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर की खाई में जा गिरा। हम कल रोडों से घर आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो गाड़ी नहा को गिरी और ड्राइवर दुर्घटना कर फरार हो गया। मैं गाड़ी के अंदर था और मैंने पाया कि मेरे दोस्त सारे वहाँ पर हैं, तो मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और एक को बाहर निकाला। टेम्पो में चालक समेत 12 लोग सवार थे। ये सभी रोहडू से रामपुर के भड़ावली जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। करीब रात को 10:30 के करीब ये जो गाड़ी है चौकानाला जगह है वहाँ पे गिरी, जिसमें 11 लोग सवार थे। तो 11 में से 3 कैजुअलिटी हुई जो सुबह रिट्रीव कर पाए। बाकी जो इंजर्ड लोग थे रात में उनको यहाँ लेके आए। उनमें से 3 लोग जो है शिमला को रेफर कर दिए जिनको स्पाइन इंजरी या हेड इंजरी थी। बाकी 5 लोगों को यहाँ पे इलाज चल रहा। हादसे में शिकार लोग रोहडू से रामपुर जा रहे थे। इस दौरान 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। रामपुर से विशेषण नेगी के साथ यशराज, जी मीडिया। उधर नालागढ़ में बस और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पिंजौर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब हिमाचल रोडवेज की बस की नोवा कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ऊना डिपो की सुपरफास्ट बस नंबर HP 72A-7225 शिमला की तरफ जा रही थी। उसी दौरान मांझावाला के पास कार से टक्कर होने के बाद बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में बद्दी में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश नाइक की मौत हो गई, जो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। जैसे इधर से बस आ रही थी, इधर से नौवा आ रही थी, इधर
आगे मोटरसाइकिल खड़ा था, उधर एक गाड़ी और जा रही थी, आपस में टकरा आ गई। और 3 मामूली चोट बद्दी में इनोवा गाड़ी के मृतक कितने हैं, इसकी सूचना तो पुलिस के अनुसार 2 हैं, 2 सीरियस है पीजीआई। बस में सवार 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज चंडीगढ़ और कालका के अस्पतालों में चल रहा है। नंदलाल ठाकुर, जी मीडिया, मंडावाला। बढ़ती ठंड के साथ साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। कोहरे का असर रोहतक में NH10 पर देखने को मिला, जहां पर कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हरियाणा में ठंड ने रफ्तार पकड़ने से पहले ही धुंध ने अपना कहर डालना शुरू कर दिया है। इस वक्त कोहरे ने उत्तर भारत की रफ्तार को रोक कर रख दिया है, लेकिन अब ये कोहरा लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अब कोहरा हादसे की वजह बन चुका है। पिछले 3 दिनों में कोहरे के चलते हुए हादसों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 पर रोहतक की हैं, जहां धुंध के चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर गाड़ियों को अलग अलग किया गया। दिल्ली की तरफ जाने वाली जो सड़क है, वहाँ पर भयंकर हादसा हुआ है। ये जो आज भयंकर कोहरा छाया हुआ था, इसकी वजह से 5 से 6 ट्रक एक के बाद एक आपस में जा टकराए हैं। लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस है, एम्बुलेंस है और क्रेन की मदद से ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान नेशनल हाईवे 10 पर कोहरे के चलते एक ट्रक भी पलट गया। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान हाईवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से ज्यादा नहीं थी। वैसे ये तस्वीरें आपको सावधान करने के लिए भी हैं, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में कोहरे में वाहन चलाते वक्त सतर्क रहें, धुंध में गाड़ी धीमी चलाएं, आगे वाले वाहन से अपनी गाड़ी को निश्चित दूरी पर रखें और जहां तक संभव हो कोहरे में सड़क पर निकलने से बचें। दीपावली पर पटाखे जलाने से हुए प्रदूषण और पराली जलाने के कारणों की वजह से कई जगह पर धुंध जैसा धुआं छाया रहा, जिसकी वजह से ये हादसे हुए। जितेंद्र सिंह के साथ राज काटिया, जी मीडिया। जींद में सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह कोहरे को बताया जा रहा है। फिरोजपुर के कस्बा जीरा में आज एक फिर बड़ा भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 2 स्कूली वैन की आपस में टक्कर हुई है। मौसम में आए अचानक इस बदलाव ने संकट पैदा कर दिया है। कोई इसे स्मॉग बता रहा है तो कोई इसे फॉग कहता है, लेकिन जो भी हो ये लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। ये तस्वीरें फिरोजपुर की हैं, जहां 2 स्कूल वैनों की टक्कर में 15 बच्चे घायल हो गए, जबकि एक वैन ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की वजह धुंध के चलते विजिबिलिटी का कम होना बताया जा रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा पई हुई सी ते अगों एक और स्कूल वैन आती सी, तेज सी ज़्यादा, तो उनदे विच टक्कर हो गई आमो सामने। 4 बच्चे जख्मी, मेरे भी ਲੱਤ फ्रैक्चर होया, बाकी 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ फ्रैक्चर ਆਏ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हरियाणा में भी ये कोहरा कहर बनकर टूट रहा है, जहां एक स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। और एक और है दीपक है, एक का नाम और है। 4 लड़के थे, 4 ऑन द स्पॉट यहीं खत्म हो गए। और ये शादी कार्ड बनने गई हुई है। शादी की यहाँ खबर दे, जिसकी 1 तारीख की लड़के की शादी थी ना, वो अपने रिश्तेदारों में यहाँ गया था नरवाला। वो जो है ना आ रहे थे, वो गाड़ी जो है ना खड़ी हुई गाड़ी में जो है ट्रक में उन्होंने टक्कर मारी, एट द स्पॉट बंदे एक्सपायर हो गए। तेज रफ्तारी चलते वाहन जो है, चाहे बस है या स्कूल वैन है, क्या वो ड्राइवर कंट्रोल करेंगे या ऐसे हादसे हमें देखने को मिलेंगे? गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक छोटी बच्ची को भी गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के फटने से परी के दादा, बुआ और 2 भाइयों की मौत हो गई थी, जबकि परी के पिता भी घायल हैं।
पुंछ के मेंढर की रहने वाली 14 महीने की परी की हालत बेहद गंभीर है। शेल लगने से उसकी आंत में 3 जगह सुराख हो गया। जम्मू के एक अस्पताल में 6.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन हुआ। पेट में शेल लगे थे और उसकी वजह से इंटेस्टाइन में 3 जगह इसके सुराख हुए थे, जो हमने बंद किया और अल्टीमेटली हमें एक पोर्शन इंटेस्टाइन का बाहर निकालना पड़ा ताकि उसकी हीलिंग अच्छी। चाहते हैं सारा देश यही करे कि प्रार्थना करे कि ठीक ठाक हो जाए परी जल्दी। चाहे वो परी है चाहे बाकी उनकी पूरी देखभाल की जाए। ये छोटी बच्ची है जिसको अब कोई समझ नहीं है, ये अभी जो ऐसी दुनिया में आई है, तो सरकार की ओर से मेडिकल का पूरा ट्रीटमेंट और जो भी हम संभव है उसके लिए हम कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान करीब 70 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 10 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की भी मौत हुई है। फायरिंग की वजह से जम्मू इलाके में सीमा और एलओसी से सटे 400 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारत भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दे रहा है। भारत की जवाबी फायरिंग में अब तक पाकिस्तान के 15 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। परी की सेहत की कामना के लिए एक हवन करवाया गया। साथ ही पाकिस्तान को चेताते हुए कहा गया कि वो आम लोगों पर फायरिंग बंद कर दे, वरना दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहे। जी मीडिया ऐसी मनोकामना करता है उस बच्ची के लिए जो 14 महीने की अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान की तरफ से हुई भारी गोलाबारी में अपने परिवार के 4 सदस्य खोने वाली परी इस समय जम्मू के मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रही है और हम चाहते हैं कि उसकी मनोकामना, उसकी जो सेहत है वो जल्द से जल्द ठीक हो। इसी के चलते जम्मू में कुछ लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं। देव जी बताएंगे, आप यहाँ पे हवन यज्ञ में बैठे हुए हैं, क्या कारण क्या है? आज हम जहाँ सभी लोग मिलकर हवन यज्ञ कर रहे हैं, जो 14 महीने की परी, जो लड़की जो हॉस्पिटल में दाखिल है पाकिस्तान की फायरिंग में, मंगलवार को जो घायल हुई थी बुरी तरह, उसकी सेहत की अच्छी कामना के लिए कुछ ठीक हो जाए, उसके लिए हम सब लोग जहाँ हवन यज्ञ कर रहे हैं। हम आज उसी बच्ची के लिए यहाँ शांति का जो रखा हुआ है उसकी तो तंदुरुस्ती के लिए ये हम जग रखा है, यहाँ पे पाठ रखा है और हवन कर रहे हैं। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि हमारे जो सैनिक हैं उनको पूरी तरह से जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बट वो जो पाकिस्तान की नीच हरकत है, जो रिहायशी इलाकों में जाके वो गोलाबारी कर रहे हैं, उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। ऊपर फसल का टाइम, पकी हुई फसल बर्बाद हो रही है। और मैं अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बॉर्डर के लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी रिलीफ देनी चाहिए। जल्द से जल्द ठीक हो, वो जल्द से जल्द रिकवर करे और उसी की जो स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए आज हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम चेतावनी देते हैं कि वो रिहायशी इलाकों पर फायरिंग ना करे। जो लड़ाई आर्मी के साथ है बॉर्डर पर, उस लड़ाई को लड़ें। तो आप सुन सकते हैं, यहाँ पे लोगों का साफ कहना है कि परी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और पाकिस्तान को भी चेता रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में गोलाबारी करना बंद करे। कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हथियार छीनने वाले आतंकियों को अब आसानी से पकड़ा जा सकेगा। हालिया महीनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सुरक्षा बलों के हथियारों में अब इजराइल में बनी जीपीएस चिप लगाई जा रही है, यानी अगर आतंकी हथियार छीनेंगे तो उनकी लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। सिक्योरिटी के कुछ कदम उठाए थे, तो जिसकी वजह से अगर कोई वेपन को छीनने की कोशिश करता है या छीन के कहीं ले जाता है तो उसको हम ट्रैक कर सकें। बीते कई महीनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सुरक्षा बलों से हथियार छीनने के करीब 12 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई वारदात में अब तक करीब 40 हथियार छीने जा चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 100 स्थानीय युवक हथियार छीनने के बाद आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर जाकिर मूसा ने भी अपने वीडियो में सुरक्षा बलों के हथियार छीने जाने की बात मानी थी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 124 युवा लापता हैं। इनमें से अधिकतर युवा आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वायदे के मुताबिक शहीद के नाम पर बनने वाला मिनी स्टेडियम, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक कॉलेज की भी घोषणा पूरी नहीं हुई। शहीद मोहन नाथ के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।
उनके मुताबिक मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने बोला था उस समय कि हम स्टेडियम बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे और नेशनल हाईवे बनाएंगे, कोई स्कूल सरकारी उनके नाम से करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टेडियम बनेगा और एक हाईवे पर नाम पड़ेगा, किसी इंटर कॉलेज पर नाम देंगे, इनमें से अभी तक कोई भी घोषणा में अमल नहीं हुआ। सरकार ने कहा था स्टेडियम बनेगा, वो खेल वाले रोड बनेगी, एक को नौकरी मिलेगी, कुछ भी नहीं हुआ। 3 सितंबर 2015 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मोहननाथ गोस्वामी आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले मोहननाथ गोस्वामी ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया था। शहीद मोहननाथ गोस्वामी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद मोहननाथ के परिवार में मां, पत्नी और एक भाई के साथ 7 साल की बेटी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आज से लागू हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु और केरल 2 राज्य ऐसे हैं जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लागू था, लेकिन 1 नवंबर से इन दोनों राज्यों में भी खाद्य सुरक्षा का कानून लागू हो गया है। जब हम आए थे उस समय 11 राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू था, लेकिन वो भी जो आधे ढंग से था। फिर हम लोग लगातार उस पर चेस्ट करते रहे और नतीजा हुआ कि 1 नवंबर से जो है पूरे देश में लागू हो गया है। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में यूपीए शासनकाल में पास हुआ था। एनडीए सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बीपीएल परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज 1 रुपए से लेकर 3 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर हर महीने सरकार 11,726 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी साल में 1,40,700 करोड़ रुपए। उम्मीद है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के लागू होने से भूखमरी से होने वाली मौत पर अंकुश लगेगा। कैमरा पर्सन सोनू धनकर के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। देश में अगले साल से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की 4 दरों पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने आज रेट स्ट्रक्चर को लेकर सहमति बन गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी। सर, सबसे पहले जो रेट जो तय किए गए हैं, 4 ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। पहले जो 5% और 12% वाले रेट हैं, इन्फ्लेशन ना बढ़े, इसका कितना ध्यान रखा गया? ये मतलब इरादा यही था कि जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं उन पे टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई जो सेंटर का प्रपोजल था 6% का, काफ़ी स्टेट्स ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो अभी 5% पे हैं, तो तय किया गया कि उन पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो 6% को 5% बना दिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब पर सहमति बनी। Considering the inflation impact of just having one standard rate, we have had 2 standard rates of 12 and 18%. That we decided that it will be a 5% duty, and these will be items of mass consumption which are used particularly by common people. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल 50% उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सोने पर टैक्स रेट का फैसला भी नहीं हुआ है। कोशिश ये की है आम आदमी को इस पे असर न पड़े और इन्फ्लेशन की मार न पड़े। कैमरामैन रितेश भार्गव के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा के पहले चरण की आज से शुरुआत हो गई। हालांकि 2 घंटे में ही उनके रथ यात्रा की हवा भी निकल गई। लखनऊ के लामार्टिनिया ग्राउंड से यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की है। इसके शुरुआत के कार्यक्रम में खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव शामिल हुए, जिससे ये संदेश देने की भी कोशिश है पार्टी की तरफ से कि सब एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने खुद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच पर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल एक साथ नजर आए। इस रथ का नाम भी रखा है समाजवादी विकास रथ, और विकास से लेकर के विजय तक जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। विजय और विजय के बाद विकास हम लोग पूरी करना चाहिए। कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता, सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। रथ यात्रा में सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी साथ रहीं। हालांकि यात्रा शुरू होने के कुछ देर बाद ही 2 करोड़ रुपए का हाईटेक रथ खराब हो गया। अखिलेश यादव ने इसके बाद अपनी कार से यात्रा आगे बढ़ाई। लखनऊ में अखिलेश यादव की रथ यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा सुबह 9 बजे लखनऊ के लामार्ट मैदान से शुरू हुई। लखनऊ से उन्नाव तक की 100 किलोमीटर की यात्रा अखिलेश यादव करीब 9 घंटे में पूरी करेंगे। शाम 6 बजे अखिलेश यादव उन्नाव में सभा को संबोधित करने के बाद लखनऊ लौट जाएंगे। जिस तरह से पिछले दिनों पार्टी में अंतर्कलह सामने आई थी, उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश आज की जा रही है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब एक साथ है और 2017 की तैयारियों में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। 10 रुपए के सिक्के की वजह से कानपुर में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। देश में असली और नकली सिक्के के किस्से ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। मामला कानपुर देहात के डेरापुर इलाके का है। हाईवे पर बने कृष्णा ढाबा में एक ट्रक ड्राइवर महेंद्र पाल खाना खाने के लिए रुका। उसका बिल आया 107 रुपए। उसने 100 रुपए का एक नोट और 10 रुपए का सिक्का ढाबा वाले को दिया, लेकिन ढाबा मालिक ने सिक्का लेने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर झगड़ा बढ़ा। ढाबे में काम कर रहे लोगों ने महेंद्र पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। घायल महेंद्र की मौत अस्पताल ले जाते हुए हो गई। पैसे देने के लेन देन के चक्कर में वहाँ पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में मारपीट शुरू हो गई। होटल वालों ने मारपीट। महेंद्र नाम का लड़का है, ड्राइवर है और होटल में वो बता रहे जो होटल वाले ने मारा है, वो बता रहे ड्राइवर। पिछले कुछ महीनों से अफवाहों की वजह से कुछ लोग 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि 10 रुपए का सिक्का पूरी तरह मान्य है और इसे लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 10 रुपए के नकली सिक्कों की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है। नकली सिक्कों के बाजार में आने की वजह से कई लोग 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करते हैं। महेंद्र की हत्या के आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वो क्रिकेट मैच में लगने वाले सट्टे से दूर रहें। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा मुखी ने सट्टेबाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डेरा सच्चा सौदा मुखी अपनी फिल्मों में एक्शन स्टार के तौर पर नजर आए। हालांकि उनकी फिल्मों का फोकस सामाजिक बुराइयों को खाड़ फेंकने का संदेश देने पर ही रहा। इस सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वो क्रिकेट मैच में लगने वाले सट्टे से दूर रहें। एक और आज आपसे काम शुरू करवाना है, सट्टेबाजी में नहीं पड़ेंगे। आज पत्रकार समाज को हम बोल के कि हाँ ये नया काम हम लागू करेंगे तो बिल्कुल कोई सट्टेबाजी में नहीं पड़ेगा हमारा संगत, और दूसरों को भी हटाएंगे। डेरा श्रद्धालुओं ने भी डेरा प्रमुख के आह्वान का पूरा समर्थन किया है। वहीं पुलिस ने भी डेरा सच्चा सौदा के इस मुहिम का स्वागत किया है। अच्छा कदम है। यदि ये वो धार्मिक संस्थाएं या दूसरी कोई सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमारे को यदि सहयोग देती है तो मैं एक अच्छा कदम मानता हूँ। इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा मुखी युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान कर चुके हैं। सफाई अभियान को लेकर भी मुहिम चला चुके हैं। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। अंजलि शर्मा एक माहिर जूडो खिलाड़ी हैं। इनके पास कई गोल्ड मेडल हैं। अपने जिले और सूबे का कई बार नाम रोशन कर चुकी हैं और अब देश का नाम रोशन करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। जूडो खिलाड़ी अंजलि शर्मा का सपना ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने का है। ये है अंजलि शर्मा, पंजाब की बेटी और हिमाचल प्रदेश की बहू। शादी से पहले अंजलि पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए जूडो की 12 बार स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं, जबकि नेशनल लेवल पर 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा चुकी हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर गोल्ड जीतकर अपना लोहा मनवा चुकी है। वहीं 23 साल की अंजलि का कहना है कि अगर सरकार सहयोग करे तो वो अगले ओलंपिक में गोल्ड ला सकती है, जिसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। जो भी जितना भी मैंने खेला है तो सरकार प्लीज मेरी आवाज़ सुने तो मेरे लिए कुछ करे। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए, तो आगे भी करना चाहती हूँ। साथ ही अंजलि अपने इस हुनर को और महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने में भी इस्तेमाल करना चाहती है। अंजलि के परिवार भी उनके इस जुनून में उनका पूरा साथ देते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार साथ दे तो अंजलि न सिर्फ हिमाचल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। वो मेरी आगे बढ़े और बहुत अच्छी है, बेटी से भी ज़्यादा है, बेटी के समान समझती हूँ उसको।
और आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, इसने बहुत मेहनत की इसी के लिए, लेकिन उस मेहनत का कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। इसे लेकर खेल अधिकारी का कहना है कि हिमाचली होने के डॉक्यूमेंट मिलने पर अंजलि को मौका जरूर दिया जाएगा। और जैसा भी मुझे कुछ लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है, तो वो लड़की हिमाचल प्रदेश में किसी भी टूर्नामेंट में खेल सकती है। अंजलि चाहती है कि लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो सिखाया जाए, ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के लिए किसी पर निर्भर ना रह सके। राकेश मल्ली, जी मीडिया, ऊना। और अब देखिए आज के मौसम का हाल। मैदानों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे डुबकी लगाने की तैयारी में नजर आ रहा है। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली का अधिकतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब की बात करें तो भटिंडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री, तो वहीं पटियाला में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि लुधियाना और अमृतसर में 29 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। हिमाचल की बात करें तो राजधानी शिमला में 21 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी अधिकतम तापमान 21 डिग्री नोट किया गया। पहाड़ी राज्यों में मनाली के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।